हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म जिसे हम संघवाद भी कहते हैं। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुनासिक सदिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच में बटी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि संघवाद क्या होता है। ये देखो, यहां पर आपको दिखाता हूं मैं कि ये पूरा देश है। ये पूरा देश है और इस देश के अंदर अलग अलग समुदाय और भाषा वाले लोग रहते हैं। तो संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद का मतलब होता है ये जो पूरा देश है और इसकी सरकार और इन जो छोटे छोटे जो राज्य हैं इनके अंदर एक अलग सरकार के बीच क्या होता है, सत्ता का जो बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। तो संघवाद समझ में आया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयां में जो शक्ति का क्या होता है, बंटवारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं। संघीयवाद व्यवस्था की विशेषता, संवाद या संघीय शासन व्यवस्था जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न अनुनासिक इकाइयों के बीच क्या होती है, बट जाती है। संघीय व्यवस्था व संवाद महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि संघीय व्यवस्था या संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। यह संघ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जो संघ सरकार होती है उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तरों वाली क्या होती है, सरकार होती है। और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, शासन करती है। और पर कानून बनाना और कर वसूलना और प्रशासन का उनका अलग अलग क्या होता है, अधिकार होता है। कहने का भाव होता है एक ही नागरिकों के समूह पर अलग अलग स्तर की क्या करना, शासन का अधिकार होना। कि मतलब कोई कि जो केंद्र सरकार है उसके पास कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सरकार है वहां के लोगों पर कर वसूलने का अधिकार है और प्रशासन पर उनका अपना एक क्षेत्र अधिकार है। उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद के नाम से जानते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, वर्णन होते हैं। जो विभिन्न प्रकार की जो सरकारें होती है उनमें क्या होता है, जो उनके अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनमें क्या है, संविधान में उनके बारे में स्पष्ट रूप से क्या किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि किस सरकार का कितना उन पर अधिकार होगा, किस क्षेत्र में वो काम करेंगे। मौलिक प्रावधानों में किसी प्रकार का एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कहने का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं अगर उसको सरकार बदलना चाहे तो एक स्तर की सरकार उसे नहीं बदल सकती। उसके लिए क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की क्या चाहिए होगी, आपसी सहमति होगी। तभी क्या होगा, तब जाकर उसके मौलिक अधिकारों में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखो आगे क्या कहता है। अदालतों को संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों को अधिकार की व्याख्या करने का क्या है, अधिकार है। जो अदालत है, अदालतों को संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई को क्या करना, गठित करने का।
संघीय शासन व्यवस्था का गठन करना दूसरा तरीका है। बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों में राष्ट्रीय सरकारों के बीच में क्या कर देना, सत्ता का बंटवारा कर देना। जो बड़े देश होते हैं वो क्या करते हैं, जिन राज्यों में जिस लोगों के समुदाय के लोग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उनके बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या कर देते हैं, उनमें जो सत्ता का क्या कर देते हैं, वो बंटवारा कर देते हैं। अब बात करते हैं भारतीय गणराज्य की, भारत के जो गणराज्य की। हालांकि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का, जो भारत का संविधान है उसमें गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण संघीय व्यवस्था पर हुआ है। जो भारत का जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है वो किस पे हुआ है, संघ के आधार पर हुआ है। क्योंकि भारत में क्या है, अनेक प्रकार के क्या है राज्य है, और उन राज्यों को में क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति अलग है, और उन्हें क्या किया गया है, एक संघीय व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसलिए भारत पर भी क्या है, संघीय व्यवस्था पर हुआ था। जो भारत का जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है वो किस पे हुआ है, संघीय व्यवस्था पर हुआ है। भारत के संविधान के मूल रूप से दो स्तर के शासन तंत्र का प्रावधान है। एक तो है केंद्रीय सरकार, जो भारत के पूरे भारत का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है राज्य सरकार, जो उस क्षेत्र में क्या करती है, उस क्षेत्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार। और केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे भारत का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम क्या करते हैं, केंद्र सरकार। और जो एक राज्य का, जैसे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राज्य सरकार। बाद में क्या हुआ, इस व्यवस्था में एक तीसरा अंग और जोड़ा गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका आपने देखा होगा कि जो गांवों में जो सरकार होती है वो कौन सी होती है, पंचायती राज, और जो कस्बों में, शहरों में जो सरकार होती है वो कौन सी होती है, नगर पालिका। वो उनको भी एक अधिकार दिया गया है, वो अपने अधिकार के अंदर क्या करते हैं, उस क्षेत्र का विकास करते हैं और वहां पर अपनी सरकार बनाते हैं, और उस क्षेत्र का क्या करते हैं, विकास करते हैं। अब जो हमारे सरकार के अंदर क्या है, तीन प्रकार की सरकारें होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज, जिसे हम पंचायत और नगर पालिका के रूप में देखते हैं। संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, इस प्रकार के शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, स्तर होते हैं, और शासन के विभिन्न स्तर द्वारा नागरिकों को एक समूह पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, और हर स्तर का एक अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। जो शासन के विभिन्न स्तर है उनमें नागरिकों के समूह पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, और हर स्तर पर, हर व्यक्ति, हर जो स्तर है उस पर क्या होता है, उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। भी कौन सी सरकार कितना अधिकार अपना क्षेत्र रखती है। अब देखो आगे बताया गया है, संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों का अधिकार क्षेत्रों के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि हर स्तर की सरकार का अस्तित्व अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी मिली होती है, और संविधान के मूल प्रावधानों को बदलना सरकार में किसी एक स्तर में, मान लो कोई संविधान में कोई बदलना है, कोई कानून को बदलना है, तो एक प्रकार की सरकार उसे अकेले बदलना नहीं सकती, क्योंकि संविधान में इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है कि सभी सरकारों, सभी प्रकार के जो सरकार और लोग हैं उनकी जब सहमति होगी तभी क्या होगा, उसमें बदलाव होगा, अन्यथा एक स्तर की सरकार उसे बदल नहीं सकती। और यदि किसी ऐसे बदलाव की मान लो जरूरत होती है तो इसके लिए सरकारों को दोनों स्तरों की क्या लेनी पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह संविधान का अर्थ निकाले और सरकारों के विभिन्न स्तरों को कार्य का क्या करे, व्याख्या करे। जब कभी सरकार विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों को लेकर मान लो कोई मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी अंपायर की तरह होता है। मान लो कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी बात को लेके अगर मतभेद है, तो वो कहां पर ही समस्या का समाधान करेंगे, वो कहां करेंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और जो सर्वोच्च न्यायालय वो क्या करेगा, एक अंपायर की तरह काम करेगा, सही निर्णय देगा। सरकार के हर स्तर के वित्त स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया, इससे विभिन्न स्तर के सरकारों को वित्तीय
स्वायत्त सुरक्षा सुनिश्चित होती है और संघीय ढांचे का दो उद्देश्य होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का क्या करते हैं, गठन करना। फिर राज्यों में राष्ट्रीय सरकारों के बीच क्या कर देना, सत्ता का बंटवारा कर देना। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं पहला उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मान लो इतना बड़ा देश है, उस पर सभी जो नागरिक है उनका क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो उसको क्या करना, अगर हम इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारा इतना बड़ा जो देश है वो उस पर सभी नागरिकों में एकता नहीं होगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका पहला उद्देश्य क्या है, देश की एकता पर बल देना। और दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रता विविधता का सम्मान करना, क्योंकि हर क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग भाषा होती है। तो प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक भाषा का क्या करना, सम्मान करने के लिए इस तरह का ये संघीय व्यवस्था को निर्धारित किए गए हैं। मान लो पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। और राजस्थान में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। तो पंजाब के लोगों के ऊपर अगर राजस्थानी थोपी जाए तो उनकी क्या होगा, भाषा का अपमान होगा और उनकी जो संस्कृति है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि पंजाब की जो भाषा है उसको राजस्थान में थोपा जाए तब भी क्या होगा, राजस्थान की संस्कृति को काफी ठेस पहुंचेगी। इसलिए उनकी जो क्षेत्र के अलग अलग जो विविधता है उसको क्या करना, सम्मान देना, ये क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी आदर्श संघ व्यवस्था के दो पहलू होते हैं। पहला है पारस्परिक विश्वास के साथ रहने की सहमति। ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था का गठन कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार के स्तर, विभिन्न स्तर के बीच सत्ता की साझेदारी के नियमों पर सहमति होना क्या है, जरूरी है। और विभिन्न स्तरों पर परस्पर यह विश्वास भी होना चाहिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में क्या करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कहने का भावार्थ है कि अगर मान लो किसी समुदाय के लोगों को अधिकार मिला है और वह क्या कर रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोगों के अधिकारों में क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उन पर क्या क्या है, एक कानून बनाया गया है और उनको एक इस तरीके से अधिकार क्षेत्र दिया गया ताकि वे किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी ना कर सके। अब देखो सत्ता का संतुलन, अलग अलग संघीय ढांचों के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या है, सत्ता का एक संतुलन है। तो देखो राज्य के अंदर एक अलग सरकार होती है और केंद्र के अंदर अलग सरकार होती है। यह संतुलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिस पर उस संघ का क्या होता है, निर्माण हुआ है। संघ निर्माण के दो तरीके निम्नलिखित हैं। सबको साथ लाकर संघ बनाना, इस प्रकार की व्यवस्था स्वतंत्र राज्य समूह एक दूसरे के साथ मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्त बनाने रखने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक क्या होनी चाहिए, शक्ति होती है। और इस प्रकार संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है और संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या हुआ है, संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। सबको जोड़कर संघ बनाना, इस व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। कहने का भावार्थ है कि मान लो जिस क्षेत्र में क्या होता है, जिस देश के अंदर अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वहां पर क्या है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर सबको साथ में लेकर प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति का जब सत्ता के अंदर क्या होगा, साझा हिस्सा होगा, तो क्या होगा, राज्य सरकार राज्यों की तुलना में केंद्र क्या होगा, शक्तिशाली होता है, हो सकता है, और कुछ इकाइयों में अन्य के मुकाबले अधिक शक्तियां मिली हुई है। उदाहरण के लिए भारत में जो जम्मू कश्मीर है
और अन्य जो भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर क्या है, अन्य राज्यों के मुकाबले में क्या है, उसको अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था का उदाहरण है भारत में भी है, स्पेन में भी है, बेल्जियम में भी है, आदि में भी। देखो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में क्या है, अब तो धारा 370 जो थी उसे हटा दिया गया है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने, उससे पहले क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर है उसको एक अलग दर्जा प्राप्त था। वहाँ का जो कानून कायदा था वो क्या था, जो भारत के जो संविधान है उससे क्या था, अलग था, और वहाँ का सिस्टम क्या था, अलग था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में यहाँ की सरकारें संघात्मक रूप से प्रदान किए हैं। यहाँ विकेंद्रीकरण के अनेक कदम उठाए गए हैं। संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरों की शासन व्यवस्था का प्रावधान है, संघ सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे संघ का प्रतिनिधित्व करती है। जो केंद्र की सरकार होती है वो क्या करती है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और बाद में क्या आती है, पंचायत और नगर पालिका। संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया जिसे हम पंचायत और नगर पालिका के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान में लिखित एवं कठोर है। जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से क्या हुआ है, लिखा हुआ है, कठोर है। राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। भी मतलब जो केंद्र है और राज्यों के बीच में जो उनकी जो शक्ति है उनके बारे में क्या किया गया है, पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से क्या हुआ है, संविधान के अंदर जो भारत का संविधान है उसमें लिखा गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उस पर किसी भी प्रकार का कोई सरकार का दबाव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है ताकि केंद्र और राज्यों को अच्छा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को क्या कर दिया जाए, आसानी से निपटाया जा सके। कहने का भावार्थ है, मान लो 2 राज्य हैं और 2 राज्यों के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद है, उसको निपटने के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। और वहां पर क्या है, उन राज्यों के जो सही मतलब सही और गलत का क्या होगा, फैसला होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर एक नहर का चल रहा है पंगा, उसका जो SYL वो जब पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था, उस नहर का कोई मतलब निपटारा है वो कौन करेगी, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या देगा, सही फैसला देगा। तो इस प्रकार की जो विवाद होते हैं राज्यों के बीच में उनका निपटारा कौन करता है, उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायपालिका करती है। अब बात करते हैं विषयों की सूची की, कि किस प्रकार के जो विषय हैं विषयों की सूची की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है, इस सूची में राष्ट्रीय विषय महत्व आते हैं। संघ सूची के अंदर वो विषय आते हैं जो राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए हो। कुछ विषय पर पूरे देश एक जैसी नीति की जरूरत होती है, इसलिए हम उसे किस सूची में रखते हैं, संघ सूची में रखते हैं। जैसे ऐसे विषयों में कानून बनाने का जो अधिकार है केवल किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची के विषय हैं देश की सुरक्षा। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसके सारे अधिकार किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। और जैसे कोई किसी विदेश के साथ कोई नीति लागू करनी है तो उसका भी जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, वो केवल और केवल जो देश की केंद्र सरकार होगी उसी के पास क्या होगा, वो अधिकार होगा। बैंक से रिलेटिव जितने भी काम है वो किससे होंगे, वो केंद्र सरकार से जुड़े होंगे। जितने भी अपने बैंक हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, वो केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सूचना प्रसारण, जितने भी ये सूचना प्रसारण मुद्रा है, जैसे मान लो नोटबंदी लगी थी तो नोटबंदी पूरे देश का विषय था, उस पर जो अधिकार था वो किसका था, केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ही उस पर क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है, उसमें किसी राज्य का कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची की।
जो विशेष स्थानीय महत्व होते हैं, मान लो किसी राज्य को महत्व देते हैं, वे किस के अंतर्गत आते हैं, वो राज्य सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है, उस राज्य को होता है जिस राज्य के अंदर जो महत्व रखता है। उदाहरण के लिए मान लो पुलिस है, पुलिस का जो इतना भी काम होगा किसी राज्य के अंदर, पुलिस की व्यवस्था का सिस्टम किसका होगा, केवल और केवल उस राज्य को होगा। और व्यापार है उसका भी किसका होगा, केवल और केवल राज्य को होगा। वाणिज्यिक है, जितने भी ये इंडस्ट्री एरिया, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ये राज्य के अधिकार के अंदर आएंगे। अगर राज्य चाहेगा तो उसे लागू करेगा, अन्यथा नहीं। कृषि के मामले हैं, किसी देश राज्य के कृषि के मामले हैं, वो भी सिंचाई से जुड़ी जितनी भी व्यवस्था है, नहरें हैं, नलकूप है, ये सारी की सारी राज्य सूची के अंदर आती है और इन पर किसका अधिकार होता है, केवल और केवल राज्य को होता है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची कौन सी होती है, समवर्ती सूची ऐसी सूची जिसे हम कॉन्क्रीट लिस्ट में भी कहते हैं। वैसे विषय जो साझे महत्व होते हैं, मतलब केंद्र के अंदर भी आते हैं और राज्य के अंदर भी आते हैं, ऐसे विषयों को हम किसके अंदर रखते हैं, हम समवर्ती सूची के अंदर रखते हैं। आगे देखते हैं, यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का टकराव की स्थिति होती है, मान लो कोई ऐसा कानून बना है जिसमें केंद्र और राज्य की आपसी सहमति नहीं बन रही है, तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वही क्या होगा, उस पर मान्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटिव है, वैसे तो दोनों का अधिकार होता है। अगर मान लो वह नियम कोई राज्य नहीं मानता है तो किसको महत्व दिया जाएगा, केंद्र सरकार की बात को महत्व दिया जाएगा। किसी वन क्षेत्र से है, किसी राज्य के अंदर वन है, ट्रेड यूनियन है, विवाह का कोई नियम बनाना है, कोई दत्तक अभिग्रहण है, उत्तराधिकार का कोई नियम है, वो कौन बनाएगा, समवर्ती सूची। राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अगर राज्य और कानून के बीच में क्या होता है, किसी भी प्रकार का टकराव होता है तो उसका पहले जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, वो किसे दी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को दी जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं बची हुई लिस्ट। वैसे विषय जो ऊपर दी गई लिस्ट में न हो तो उन्हें बचे हुए विषयों की लिस्ट में रखा जाता है। और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केवल और केवल ऐसे विषय, उन पर सिर्फ केवल और केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अब मान लो विशेष दर्जे की बात करें, जो विशेष दर्जा है, किसी राज्य को अगर मान लो विशेष दर्जा मिला हुआ है तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर है उसने उस समय जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जिस भी मान लो राज्य है, उस समय छोटी छोटी रियासतें थी, जिन रियासतों को पाकिस्तान में मिलना है तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा थे, और जिसको हिंदुस्तान में मिलना है वो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, अन्यथा वो अपना क्या कर सकते हैं, अलग देश बना सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ने क्या फैसला किया था कि ना तो वो पाकिस्तान में मिलेगा और ना वो हिंदुस्तान में मिलेगा, और उसने क्या किया, अपना एक अलग राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। परंतु क्या हुआ, कुछ समय बाद पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर पर कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। और उसके पश्चात में क्या हुआ था, उसके पश्चात जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में मिलना चाहता था लेकिन अपना विशेष दर्जा, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर है वो बाद में मिला था भारत के अंदर, इसलिए उसको क्या दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया। इस राज्य का एक अलग, मैंने बताया था आपको, संविधान है और भारत में संविधान के कई प्रावधान इस राज्य में लागू नहीं होते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत के संविधान में और इस राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार के लागू नहीं होती जब तक उन राज्य के विधानसभा की अनुमति न हो। मान लो जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के लोगों की अनुमति नहीं होगी तो उन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता। यदि कोई भारतीय इस राज्य का स्थायी नागरिक नहीं हो तो इस राज्य में जमीन या मकान भी नहीं खरीद सकता। मैं आपको बता दूं कि मान लो जो भी अन्य किसी राज्य का, मान लो कोई राजस्थान का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, वह व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर में जमीन और मकान नहीं खरीद सकता। ये इस प्रकार का राज्य को विशेष क्या मिला हुआ था, दर्जा मिला हुआ था। मैं और इस राज्य को खत्म
किसने किया था? इस राज्य को धारा 370 को हटाने के बाद में ये विशेष दर्जे को क्या कर दिया गया था? नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये पहले में था कि जब विशेष दर्जा मिला हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अलावा वहां अन्य किसी राज्य का व्यक्ति वहां जाकर किसी भी प्रकार की जमीन और मकान नहीं खरीद सकता था। और अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयां का क्षेत्रफल इतना कम है कि मतलब भारत के जो कुछ गणराज्य हैं उनकी इकाइयों का क्षेत्रफल बहुत ही क्या है? छोटा है और उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और कुछ अन्य कारणों से किसी अन्य राज्य में भी नहीं मिलाए जा सकते। इन क्षेत्रों को क्या है? किसी अन्य कारणों की वजह से भी क्या है? इनको दूसरे राज्यों के अंदर नहीं मिलाया जा सकता। और इन इकाइयों के पास बहुत क्या है? कम शक्ति होती है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। मान लो जिन जगहों को किसी राज्य में नहीं मिलाया जा सकता और इनके क्षेत्रफल है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे क्षेत्रों को किसके अंदर शामिल किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जो दिल्ली है वो क्या है? किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, वो एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र में नहीं आता, वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार है वो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रखा गया है। भारत में सत्ता की साझेदारी की यह प्रणाली हमारे संविधान में मूलभूत संरचना में है। इस प्रणाली को बदलना क्या है? बहुत ही कठिन है। अकेले संसद के द्वारा यह संभव नहीं है। इसमें कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 बहुमत को पास कराना होगा। उसके बाद में कम से कम राज्यों की विधानसभाओं की क्या लेनी पड़ेगी? सहमति लेनी पड़ेगी, तभी क्या किया जा सकता है? इस प्रणाली को बदला जा सकता है, अन्यथा इस प्रणाली को बदलना बहुत ही मुश्किल है, बदला ही नहीं जा सकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में सफलता का कारण क्या है? भाषाई राज्य। भारत के अंदर मान लो अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वो एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है भाषाई राज्य। क्या हुआ है? भारत एक विशाल देश है जहाँ क्या है? अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक और जातीय संस्कृति विविधता भी है। कुछ राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर किया गया, ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों को क्या किया गया है? भाषा के रूप में क्या कर दिया गया है? एक अलग राज्य बनाया गया है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, इसलिए उसको तमिल भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया। पश्चिम बंगाल है, उसको बंगाली भाषा के रूप में उसको अलग राज्य दे दिया। उड़ीसा है, उसको अलग राज्य बना दिया भाषा के आधार पर। कुछ राज्यों का गठन भूगोल क्षेत्र के आधार पर किया गया, जैसे जातियों पर, संस्कृति आदि के लिए आधार पर। उदाहरण के लिए जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है और जातीय सिस्टम है, इसकी वजह से क्या किया? इन्हें अलग राज्य बना दिया गया। इसीलिए जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो बहुत ही सफलता का मूल कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाषा नीति। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को क्या दिया गया है? राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया। किसी भी भाषा को राष्ट्र का भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और हिंदी को आधिकारिक रूप में भाषा की मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदी केवल 10% लोगों की क्या है? मातृभाषा है। इसलिए दूसरी भाषा की रक्षा करना भी क्या है? अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को क्या किया गया? अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया। और आपने देखा होगा कि 22 भाषाओं को गया अनुसूचित दर्जा दिया गया। आपने कभी 10 रुपए के नोट में देखा होगा कि वहां पर
22 भाषाओं में क्या है, 10 रुपए की नोट पर लिखा होता है 22 भाषा, तो वो क्या है, हमारी 22 भाषाओं को क्या किया गया है, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा केंद्र और राज्य के रिश्ते, केंद्र और राज्य के बीच में रिश्तों में पुनर्गठन में हमारे संघीय व्यवस्था पर बल मिला है। कांग्रेस की मोनोपोली के समय, आजादी के बाद एक लंबे समय तक भारत में अधिकांश हिस्सों में क्या है, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी थी। मैंने आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ उस समय क्या थी, मात्र एक पार्टी थी, ठीक है, वो कौन सी थी, कांग्रेस थी। और केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। यह कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। उस दौर में अक्सर ऐसा होता था, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारों की अवहेलना की जाती थी, तो छोटी छोटी बातों पर किसी भी राज्य में क्या लगा दिया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि ना वहां पर किसी भी प्रकार की सरकार का अधिकार नहीं होगा, वहां पर केवल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, आर्मी लगा दी जाएगी। वहां पर किसी भी प्रकार की जो स्थानीय एमएलए होंगे उनका किसी भी प्रकार की जो शक्तियां उनको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गठबंधन सरकारों की दौर की स्थिति। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि क्या हुआ, 1989 के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस की जो मोनोपोली है, एक प्रकार की सरकारों का दौर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो राज्य की सरकारें थी वो अपनी अलग सरकार बनाने लगी थी, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो छोटी छोटी सरकारें थी स्थानीय क्षेत्रों की, वो क्या होने लगी, अलग अलग एमपी जीतने लगे। तो किसी भी कांग्रेस सरकार के मतलब पहले सारे एमपी जीत रहे थे, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग लोगों क्या हो रहे हैं, जीतने शुरू हो गए। तो उसके बाद में जो सरकारें बनी वो किस प्रकार से बनी, वो 4-5 सरकारों को मिलाकर, 4-5 अलग अलग पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार के नाम से जानते हैं। इससे राज्यों की सरकारों को स्वायत्ता का अधिक सम्मान मिलना लगा। मतलब जिस राज्य के अंदर जिस जाति के लोग थे उस जाति की पार्टियां ज्यादा जीती थी, फिर वो पार्टियां क्या करती थी, सरकार में उनकी भी क्या होती थी, भूमिका होती थी। और इससे क्या हुआ, जो सत्ता की साझेदारी है वो बढ़ी, और भारतीय संघीय व्यवस्था पर क्या मिला, अधिक बल मिला। भारत में भाषाई विविधता, 1991 के अनुसार में भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती थी, 15 अलग अलग भाषाएं थी। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं का समूह के रूप में रखा गया। उदाहरण के लिए जो भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, भीली है, अन्य कई भाषाओं को हिंदी का समूह में रखा गया। तो जो भोजपुरी भाषा है, मगधी भाषा है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है और राजस्थानी है और भीली है, और कई भाषाओं को क्या किया, हिंदी के समूह में रखा गया। इसलिए तो आज भी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती, वहां पर आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा चलती है। और विभिन्न भाषाओं के समूह को बनाने के बाद में भारत में कितनी मुख्य भाषा थी, 114, और इनमें से 22 भाषाओं को 8वें अनुच्छेद की अनुसूची में भारतीय भाषाओं की लिस्ट में रखा गया, और अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया। और इस तरह भाषाओं के मामले में भारत में दुनिया का विविध देश है। सबसे ज्यादा अधिक जो भाषाएं अलग अलग विविधता में बोली जाती है वो किस जगह पर बोली जाती है, वो केवल भारत में, दुनिया में एक जगह पर बोली जाती है। अब बात करते हैं हम आगे, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तर की सरकारों का काम चलाना बहुत मुश्किल काम था, कि एक राज्य की सरकार, दूसरी केंद्र की सरकार। इन दोनों को स्तरों पर चलाना क्या हो गया, काम मुश्किल हो गया। और कुछ राज्य तो यूरोप की तरह कई छोटे छोटे देश भी बड़े थे, मतलब कुछ ऐसे राज्य थे जो यूरोप के कई देशों से भी बड़े थे, कुछ ऐसे राज्य हैं जो यूरोप के जो देश हैं उनसे भी बड़े थे। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। मान लो जितनी रूस की जनसंख्या है उतनी केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इस राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की बोली ही, खान पान, संस्कृति विविधता देखने को मिलती है, और कई स्थानीय मुद्दे ऐसे मिलते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही
क्या जा सकता है और स्थानीय सरकारें के माध्यम से सरकार तंत्र में सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, तीसरे स्तर को बनाने की क्या हुई, जरूरत हुई और 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र में तीसरे स्तर को अधिक क्या किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए और स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अब स्थानीय निकायों में नियमित चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से क्या हो गया, अनिवार्य हो गया और इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों को पदाधिकारियों में सीट क्या क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। मतलब जो अनुसूचित जाति थी, पिछड़ी जाति थी, उनको भी क्या कर दिया गया, आरक्षण दिया गया ताकि वो क्या कर सके, सरकार बनाने में अपनी भागीदारी नियुक्त कर सके। और सभी सीटों पर कम से कम 1/3 मतलब जो 1/3 हिस्सा किसका रखा गया, महिला का। मान लो फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका का ले लेते हैं हम। नगर पालिका में मान लो 10 पार्षद हैं, 10 में से 3 पार्षद किसके होंगे, 3 पार्षद कौन होगी, 3 जगहों पर 3 सीटों पर महिला चुनाव लड़ेगी और महिला के लिए क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया ताकि महिलाओं की भी क्या हो, सरकार बनाने में भागीदारी हो सके। और पंचायती राज और म्युनिसिपल चुनावों में सुचारू रूप से करवाने के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, जो चुनाव आयोग क्या करवाएगा, 5 साल बाद में प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक नगर पालिका में 5 सालों बाद क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। और पंचायती राज की बात करते हैं, राज्य सरकारों को अपने राजस्व में कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को भी देना होगा। राज्य सरकार की जो सरकारें, उनका जो राजस्व है, उनका जो कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, वहां के स्थानीय सरकारों को देना पड़ेगा और यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकायों में आम भाषा में इसे क्या कहते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं कि प्रत्येक पंचायत में वहां की एक सरकार होगी और वहां की जो भूमि होगी उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर सिर्फ उस पंचायत का क्या होगा, अधिकार होगा और उस पैसों से वह वहां के स्थानीय लोग क्या करेंगे, अपना विकास कर सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हर गांव में कुछ राज्यों में गांवों का एक समूह है जिसे हम ये क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। मतलब गांवों के कुछ 2-3 गांवों को मिलाकर एक क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायत बनाई जाती है। और कई वार्ड के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका समूह होता है और पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, हम सरपंच कहते हैं। क्या होता है, जब मान लो फॉर एग्जांपल ये गांव है और ये गांव में क्या है, अलग अलग वार्ड है इस तरीके से, और उन वार्डों में क्या है, हर एक वार्ड से क्या चुना जाएगा, एक पंच चुना जाएगा और उन पंच का जो मुखिया होगा, इस पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, सरपंच कहलाएगा। ठीक है, पंचायतों का चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्क द्वारा किया जाएगा। मतलब जो पंचायत का जो चुनाव है, वहां के जो लोग होंगे वही क्या करेंगे, वहां के जो 18 साल से अधिक वाले व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, उस पंचायत के सरपंच को चुनेंगे। और स्थानीय स्वशासी संरचना जिला स्तर तक होती है। मतलब क्या होता है, पंचायतों के ऊपर क्या होती है, एक मतलब प्रत्येक पंचायत के ऊपर एक जिला स्तर तक होगी। बात करते हैं पंचायत समिति की, जब कुछ एक क्षेत्र में अलग अलग जो पंचायतें होंगी उनका क्या होगा, एक प्रखंड बनेगा। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति या प्रखंड मंडल बनता है और इसी मंडल के सदस्यों को क्या कहते हैं, चुनाव में उस क्षेत्र में सभी पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इसे क्या बनाया जाता है, जिला स्तर पर एक जिले के सारी पंचायत की समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का निर्माण करती है और जिला परिषद में अधिक सदस्य चुनकर आते हैं और जिले के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों और जिला स्तर के अन्य निकाय के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं नगर पालिका की। इसी तरह क्या होता है, शहरों क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकाय के लिए शहरों में क्या किया जाता है, नगर पालिका का गठन क्या होता है।
बड़े शहरों में म्युनिसिपल या कॉर्पोरेशन का गठन होता है और इनके वार्ड काउंसिल लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब प्रत्येक वार्ड में क्या होता है, एक पार्षद चुना जाता है और वो पार्षद क्या करते हैं, जिन पार्टी के ज्यादा पार्षद होंगे वो क्या करेंगे, एक नगर पालिका का अध्यक्ष चुनेंगे। फिर ये सदस्य चेयरमैन का चुनाव करते हैं। मैंने आपको बताया कि मान लो अपने 25 वार्ड है किसी शहर के अंदर, 25 में से जिस पार्टी के 13 पार्षद जीतेंगे, मान लो 12 तो एक अधिक जीतना चाहिए, मान लो 13 पार्षद जीत गए, वो 13 पार्षद में क्या करेंगे, एक का चुनाव करके क्या करेंगे, उसे चेयरमैन बनाएंगे। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसे ही कहा जाता है। मतलब बड़े जो शहर है उनमें क्या होते हैं, वार्ड अधिक होते हैं, तो उन पार्षदों को क्या करते हैं, उन पार्षदों में जिनकी संख्या, जिन पार्टी की पार्षदों की संख्या ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, अपने स्तर पर एक जो जीते हुए पार्षदों में से क्या करेंगे, एक का चुनाव करके उसे मेयर बनाएंगे। तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, 3 प्रकार की सरकारें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा एजुकेशन लैंड नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें।